नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप की धमकियों पर ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान की संसद में लगे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। ईरान की संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने अमेरिका और इसराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो इसराइल और अमेरिकी सैन्य व शिपिंग ठिकाने वैध निशाना होंगे। यह बयान संसद के हंगामेदार सत्र में आया, जहां सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह चेतावनी ऐसे समय दी गई है जब ईरान में देश भर में तीसरे हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा में अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन जताते हुए कहा है कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी मीडिया के अनुसार उन्हें ईरान पर हमले के सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। बीएमसी चुनावों के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त मुंबई का वादा। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने मुंबई के आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया। इसमें टेक्नोलॉजी आधारित शासन, भ्रष्टाचार पर लगाम और मुंबई को ग्लोबल पावर हाउस बनाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बेस्ट बसों में महिलाओं को 50% किराया छूट, बेड़े को 5000 से बढ़ाकर 10,000 बस करने और इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की बात कही गई है। सभी नगर निगम स्कूलों में एआई लैब और प्रशासन में एआई के इस्तेमाल का भी वादा है। सीएम फडणवीस ने मुंबई को कथित अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त करने और उनकी पहचान के लिए आईआईटी की मदद से एआई टूल बनाने की बात कही। बाढ़ मुक्त मुंबई के लिए ड्रेनेज सुधार, 4 अंडरग्राउंड टैंक और 17,000 करोड़ के क्लाइमेट फंड का भी वादा किया गया। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठी संस्कृति के संरक्षण, सांस्कृतिक विभाग और मुंबई फेलोशिप की घोषणा की। अखिलेश यादव ने यूपी एसआईआर पर उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश ने किया एसआईआर के 2 अलग आंकड़ों का दावा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद 2 अलग अलग और विरोधाभासी आंकड़े पेश किए हैं, जबकि दोनों प्रक्रियाएं एक ही बीएलओ द्वारा कराई गई थी। अखिलेश यादव के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए एसआईआर के बाद प्रदेश में वोटरों की संख्या 2.89 करोड़ घटकर 12.56 करोड़ रह गई, जबकि पंचायत चुनाव के लिए एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई। उन्होंने पूछा कि दोनों में से कौन सा आंकड़ा सही है। उधर निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ से अधिक वोटर बताए हैं और कहा है कि कटौती मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों के कारण हुई है। पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट। पॉक्सो में किशोरों को बचाने के लिए दिया यह आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करने को कहा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि कई मामलों में नाबालिगों के आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों में भी लड़कों पर गंभीर धाराएं लग जाती हैं और उन्हें जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि कई बार लड़की का परिवार रिश्ता पसंद न होने पर पॉक्सो का इस्तेमाल करता है। बता दें कि अमेरिका जैसे देशों में इस क्लॉज के तहत कम उम्र के अंतर वाले सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाता। यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक मामले में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उम्र तय करने की प्रक्रिया और जांच से जुड़े निर्देश भी स्पष्ट किए और कानून सचिव को इस पर विचार के लिए आदेश की कॉपी भेजी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला। यूपी के डीजीपी ने सुरक्षा में चूक से किया इनकार। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश के मामले में यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दर्शन के समय किसी की जाति या धर्म नहीं देखा जाता और व्यक्ति के आपत्तिजनक हरकत करते ही उसे तुरंत पुलिस चौकी लाकर पूछताछ की गई। पीटीआई के अनुसार डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। अधिकारियों के मुताबिक यह घटना शुक्रवार की है और हिरासत में लिया गया व्यक्ति जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला अहमद शेख है। एसपी सुरक्षा बलराम चारी दुबे ने उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार रोकने पर उसने नारे लगाए, जिससे चिंता बढ़ गई। परिवार का कहना है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और इसके मेडिकल रिकॉर्ड भी दिखाए गए हैं।
ईरान पर हमला कर सकते हैं ट्रंप, रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों पर ट्रंप को ब्रीफ किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में तेज होते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरानी सरकार और सख्ती करती है तो सीमित हमलों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है, जिनमें तेहरान के सुरक्षा ठिकाने भी शामिल हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत और 2300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच लंदन, पेरिस, बर्लिन और वाशिंगटन में भी समर्थन में प्रदर्शन हुए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आजादी चाहने वाले ईरानियों के साथ है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेगा, लेकिन जमीनी सेना नहीं भेजेगा। रजा पहलवी ने जारी किया नया वीडियो संदेश, बोले सड़कों को मत छोड़ो। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने देश में प्रदर्शन कर रहे लोगों के नाम एक्स पर एक और पोस्ट किया है। अपनी ताज़ा पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा कि लगातार तीसरी रात ईरान की सड़कों पर आपकी बड़े पैमाने पर बहादुरी भरी मौजूदगी ने खामेनेई के दमनकारी तंत्र और उनके शासन को बहुत कमजोर कर दिया है। रजा पहलवी ने लिखा कि उन्हें ये पता चला है कि कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है या प्रदर्शनकारियों को रोकने का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मैं आप सभी से कहता हूं कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समूहों में शहरों की मुख्य सड़कों पर जाएं, रास्ते में एक दूसरे से या लोगों की भीड़ से अलग ना हो और ऐसी गलियों में ना जाएं जहां आपकी जान को खतरा हो। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर में आपके लोग गर्व से आपकी आवाज उठा रहे हैं। आज दुनिया आपकी क्रांति के साथ खड़ी है और आपकी हिम्मत की तारीफ करती है। खासकर राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वह आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने प्रदर्शन में दंगाइयों की मदद करने वालों को दी चेतावनी, मौत की सजा तक दी जा सकती है। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल या दंगाइयों की मदद करने वालों को मुहर्रिब यानी भगवान का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा तक हो सकती है। ईरानी कानून के अनुच्छेद 186 के अनुसार इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ सशस्त्र विरोध में मदद करने वालों को भी मुहर्रिब माना जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 190 में इसके लिए फांसी, अंग काटने या आंतरिक निर्वासन जैसी सख्त सजाएं हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक ईरान में कम से कम 65 लोग मारे गए हैं और 2300 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। तेहरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से शनिवार और रविवार को सड़कों पर उतरने की अपील की। ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत में रियाल की भारी गिरावट के बाद भड़के थे। ग्रोक अश्लील फोटो मामले में एक्स ने उठाया कदम, 3500 कंटेंट ब्लॉक और 600 अकाउंट डिलीट किए गए। ग्रोक अश्लील तस्वीर मामले में एक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट है कि एक्स ने करीब 3500 आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है और 600 से ज्यादा अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। ये अकाउंट ऐसे थे जो गैर कानूनी तरीके से अश्लील या बिना इजाजत के सामग्री बना या शेयर कर रहे थे। रिपोर्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने इस मामले में अपनी गलती मानी है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इसने भारत सरकार को भरोसा दिया है कि वह भारतीय कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करेगा। प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा है कि आगे से वह अपनी साइट पर अश्लील तस्वीरें बिल्कुल नहीं आने देगा। सुधार के कदम पहले से ही उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। जनवरी 2026 की शुरुआत में एक्स का AI चैटबॉट ग्रोक एक गलत वजह से वायरल हो गया, जब लोग महिलाओं की तस्वीरों को बिकिनी पहनाओ या कपड़े उतारो जैसी कमांड देकर अश्लील कंटेंट बना रहे थे। इस क्रीपी बिकिनी ट्रेंड में कई महिलाओं और कुछ मामलों में नाबालिगों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसे गंभीर गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन माना गया। इस मुद्दे को सबसे पहले राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया और IT मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की। इसके बाद 2 जनवरी को IT मंत्रालय ने एक्स को नोटिस भेजकर 72 घंटे में कार्रवाई, गैर कानूनी कंटेंट हटाने और सेफगार्ड्स की समीक्षा करने को कहा। सरकार ने चेतावनी दी कि नियम न मानने पर एक्स की सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म हो सकती है। बाद में एक्स ने कंटेंट हटाने और कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का भरोसा दिलाया। इंदौर में दूषित पानी से एक और महिला की मौत। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 21 मौतें। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैली बीमारी के कारण हालात अब भी गंभीर हैं। शनिवार को सुनीता वर्मा की मौत के बाद
स्थानीय मीडिया मृतकों की संख्या 21 बता रहा है। हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर केवल 6 मौतों की पुष्टि की है, जिन्हें एक्यूट डायरिया से जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी मौतों की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम बनाई गई है। शनिवार को 19 नए मरीज मिले, जिनमें 2 को अस्पताल भेजा गया। अब तक 400 से ज्यादा लोग भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 360 से अधिक को छुट्टी मिल गई, जबकि 40 से ज्यादा मरीज अब भी अस्पताल में हैं। कई मरीजों की हालत गंभीर है और कुछ की किडनी व लिवर प्रभावित हुए हैं। सरकार ने 18 परिवारों को मुआवजा दिया, लेकिन कुछ परिजनों ने स्थानीय निवासी न होने पर मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। भारत में हवा की खराब गुणवत्ता पर कांग्रेस का बयान, सरकार की प्रतिक्रिया को बताया बेहद अप्रभावी। कांग्रेस ने रविवार को एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि भारत में हवा की खराब गुणवत्ता अब देशव्यापी और संरचनात्मक संकट बन चुकी है और इससे निपटने में सरकार की प्रतिक्रिया बेहद कमजोर और नाकाफी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP असल में नाम मात्र का स्वच्छ वायु कार्यक्रम बनकर रह गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की रिपोर्ट के अनुसार 4041 में से 1787 शहरों में पिछले 5 सालों से PM 2.5 का स्तर लगातार तय मानकों से ऊपर है, लेकिन NCAP में सिर्फ 130 शहर शामिल हैं। इनमें से 28 शहरों में निगरानी स्टेशन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फंड 10,500 करोड़ रुपए बहुत कम है और इसे बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर 1,000 प्रदूषित शहरों तक फैलाना चाहिए। कांग्रेस ने कानूनों में सुधार, सभी बिजली संयंत्रों को 2026 के अंत तक फ्लोराइड गैस डिसल्फ्राइजर यानी FGD लगाने और प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट पर अमेरिका का बड़ा हमला, 3 अमेरिकियों की मौत के जवाब में हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी IS के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के तहत की गई, जो कि 13 दिसंबर 2025 को सीरिया में अमेरिकी सेना पर IS के जानलेवा हमले का जवाब है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक दुभाषिया मारे गए थे। सेंटकॉम ने कहा कि हमारा संदेश साफ है, अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम दुनिया में कहीं से भी आपको खोज निकालेंगे और मार देंगे, चाहे आप इंसाफ से बचने की कितनी भी कोशिश करें। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार पूरे सीरिया में 35 से अधिक ठिकानों पर 90 से अधिक सटीक हथियार दागे गए और इसमें F-15, A-10 जेट, AC-130 गनशिप, MQ-9 ड्रोन और जॉर्डन के F-16 फाइटर जेट शामिल थे। सेना ने अभी हताहतों की पुष्टि नहीं की है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। सेंटकॉम ने बताया कि इससे पहले भी दिसंबर के अंत में कई IS लड़ाकों को मारा या पकड़ा गया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.